दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा ही हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपका और इसको हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आज हम उन सभी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने एक सफलता बैच शुरू किया है जिसमें आप हरियाणा का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है उसके लिए भी, चाहे आप जो आपका री एग्जाम होने वाला है सीटी का उसके लिए, उन सभी के लिए मैंने ये एक बैच लॉन्च कर रखा है जिस पर मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और साधारण ब्याज ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। वो सारी वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सफलता बैच करके। साथ में मैंने सीईटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उन सभी का मैथ का सेक्शन पढ़ा रखा है जो कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सीईटी प्रीवियस ईयर करके, वो भी आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों मैं हूं राकेश। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अगर थोड़े से बेसिक की बात करें तो आप एक ही चीज याद रखें, अगर आपने मेरी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखी है तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके सिर्फ आपको ये बता दूं, साधारण ब्याज जो है वो सिर्फ मूलधन प्रिंसिपल पर लगता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका मूलधन पर प्रिंसिपल पर तो लगता ही है, साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट या इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका ज्यादा बेसिक हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके थ्रू ही हम इसके सारे बेसिक जानेंगे जो जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए एक बार। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं। इफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए दिए हैं 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहला मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसके थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे मेथड सीखेंगे, जिस जिस मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फिर आपने खुद से कैटेगराइज करना है कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड लगाएं। सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है मैं वो लिख रहा हूं। एक आपको प्रिंसिपल दे रखा है ₹10,000, एक आपको रेट दे रखा है 10% पर एनम, एक आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें रेट और टाइम दोनों चीज हैं तो उनकी आपने यूनिट चेक करनी है। आपकी जो दर है वो वार्षिक है और साथ में ये भी बता रखा है क्वेश्चन में कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो ईयरली कंपाउंड होता है। अब ये ईयरली कंपाउंड होने का मतलब क्या है? ईयरली कंपाउंड होने का मतलब ये है एक साल में जितना ब्याज होगा अगले साल उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कंपाउंडेड का मतलब ये है एक साल का ब्याज हुआ उसको हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे और उस पूरे अमाउंट पर आपका ब्याज लगेगा। तो क्वेश्चन में एक क्लियर कट बोल रखा है कि जो आपका ब्याज है वो ईयरली कंपाउंड होता है। तो अब अगर ब्याज आपका ईयरली कंपाउंड होता है तो आपका रेट भी ईयरली होना चाहिए और टाइम भी ईयर में होना चाहिए। यहां पर ये दोनों बराबर हैं, जहां बराबर नहीं होंगे वहां उसको बराबर करेंगे। वो क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों की यूनिट देखनी है और देखना है क्वेश्चन में कि क्या ब्याज ईयरली काउंट हो रहा है। अगर ईयरली हो रहा है और इन यूनिट के साथ मैच हो रहा है तो हम अपना क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, अब इस क्वेश्चन के निकालने कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका मूलधन ले लिया है जो कि 10,000 है। अगर मैं इसका साधारण ब्याज निकालूं तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। तो इसका अगर मैं दोनों वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लूं, ये है मेरा पहला वर्ष और ये है दूसरा वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना होगा? इस पर 10%। इस पर 10% पर एनम का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं जो कि 1/10 आने वाली है तो यहां से मुझे समझ आया कि किसी को अगर मैं ब्याज पर 10 रुपए देता हूं तो मुझे वो 1 वर्ष के बाद 1 रुपया ब्याज के रूप में देगा और 10 रुपए देगा साथ में। तो मैं ये कह सकता हूं जब भी मैं रेट परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाता हूं तो नीचे वाला पार्ट मेरा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला पार्ट मेरा इंटरेस्ट होता है। अब मैंने ये कहा कि अगर आप किसी को 10 रुपए दोगे तो वो एक साल में आपको 1 रुपया ब्याज के रूप में देगा। एक साल में क्यों देगा? क्योंकि जो हमारी रेट है वो पर एनम है। अब इसका मतलब अगर हम किसी को 10 रुपए देंगे तो हमें ब्याज में 1 रुपया देगा, लेकिन अगर हमने ब्याज पर किसी को 10,000 रुपए दिए हैं तो 10,000 रुपए का 10% वो हमें एक साल में ब्याज के रूप में देगा।
अगर मैं 10,000 का 10% निकालता हूं तो इसका 10% निकलेगा, इसके एक के बाद डेसिमल लगा दूं तो 1,000 रुपए। मुझे ये समझ आया कि अगर 10,000 रुपए किसी को 10% पर साधारण ब्याज पर दिए जा रहे हैं तो एक वर्ष का ब्याज मेरा 1,000 होगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर पहले वर्ष का 1,000 है तो अगले वर्ष का भी 1,000 होगा। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता और मेरे से ये पूछा जाता कि 2 वर्ष के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका आंसर होता 2,000। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। कहने का मतलब, जब हम पहले वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन ये तो पहला ही साल है हमारा, इससे पहले तो मेरे पास कोई ब्याज है ही नहीं। ये इस टाइम तो मेरे पास सिर्फ मूलधन ही है, सिर्फ प्रिंसिपल ही है, इसलिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मेरा बराबर रहेगा। अगर मुझे एक वर्ष का साधारण ब्याज बताना है तो भी 1,000 है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो भी 1,000 है। अब हम जाते हैं दूसरे वर्ष पे। जैसे ही हम दूसरे वर्ष पे जाएंगे तो अब मुझे पता है कि मुझे एक साल का 1,000 ब्याज ऑलरेडी मिल चुका है, तो इस 1,000 के ऊपर भी ब्याज लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं दूसरे साल में गया, मैं इनको कैटेगराइज कर रहा हूं, ये पहला साल है, ये दूसरा। जैसे ही मैं दूसरे साल में गया तो सबसे पहले तो मैं मूलधन के ऊपर ब्याज लगाऊंगा। मूलधन के ऊपर 10% से मैंने ब्याज लगाया, वो आ गया है 1,000। अब मैं क्या करूंगा, जो पिछले साल का ब्याज था उसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा, और किस परसेंट से? जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका 10%। अब जो इसका 10% होने वाला है वो है मेरा 100। अब अगर मेरे से कोई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है ना, तो पहले वर्ष का तो 1,000 है और दूसरे वर्ष का 1,100 है, और टोटल आ जाएगा ये 2,100। तो इसका आंसर है आपका 2,100 रुपए। ये था हमारा पहला तरीका। अब अगर इसमें मेरे से पूछा जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो अंतर क्या होता? आप देख रहे हो, साधारण ब्याज था 2,000 और चक्रवृद्धि ब्याज है 2,100, अंतर आ गया है 100। वो अंतर कौन सा है? जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है वही अंतर है, ये ही आपका डिफरेंस होता है। और दोस्तों, ये हमारा मेथड है ट्री मेथड। जब जहां आपका क्वेश्चन अटकेगा, परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दे रखा होगा, रेट ऑफ परसेंट, तो वहां पर ये ट्री मेथड लगाएंगे हम। और जहां पर आपसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा होगा, वहां भी हम ये ट्री मेथड यूज करेंगे। शायद ये आपको समझ आया होगा। ये इस क्वेश्चन का एक मेथड है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, उसके मैं सारे मेथड समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आंसर आ गया, अब आप बेचैन मत हो जाना कि भाई वीडियो को लंबे किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन आपको थोड़े इजी लगेंगे। ये इसका पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखते हैं एक बार। इसका दूसरा मेथड कुछ इस प्रकार है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। एक वर्ड सक्सेसिवली इंक्रीज आपने मेरे से ही डिस्काउंट में भी पढ़ा होगा, परसेंटेज में भी पढ़ा होगा, मैंने ये बहुत बार पढ़ाया है। कोई चीज जब सक्सेसिवली इंक्रीज होती है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो 10% ब्याज है ना, पहले तो लगेगा प्रिंसिपल पर, पहले वर्ष में लगेगा ये प्रिंसिपल पर, दूसरे वर्ष में लगेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे, यानी कि अमाउंट पर। अब अमाउंट आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है हमारा इसमें प्रिंसिपल, जिस पर ब्याज लगाते हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर जो ब्याज लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ दें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ दें, तो वो होता है आपका अमाउंट। तो पहले वर्ष में ब्याज लगेगा सिर्फ प्रिंसिपल पर, दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा अमाउंट पर, तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा इस, ये अमाउंट पहले था अमाउंट 1। अमाउंट 1 में क्या था? पहले वर्ष का ब्याज और मूलधन। इससे अगले में 2 वर्ष का ब्याज और मूलधन। ये सक्सेसिवली इस तरीके से इंक्रीज होता है। अगर ये सक्सेसिव इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन निकाले थे कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे थे? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये है आपकी इनिशियल क्वांटिटी, इसमें
जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बढ़ रहा है उसको 100 के साथ जोड़ दो और डिवाइड में 100। और वो जितनी बार, जितने वर्ष के लिए पूछ रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अगर ये 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखेंगे, अगर 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको लिखते थे और इस तरीके से आपकी फाइनल क्वांटिटी आती थी। जो आपका ये क्वेश्चन है इसको भी हम ऐसे ही इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और वो 10% वार्षिक दर से सक्सेसिवली बढ़ रहे हैं, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी होती है आपकी प्रिंसिपल, जो कि है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे बढ़ रहा है, वो 10 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस में 100, ये हो जाएगा आपका 110। 110 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। क्या ये बात आपको समझ आई। मैंने क्या किया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, वो था 10 इसमें जोड़ा 110, 100 से भाग किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। कहने का मतलब इसको डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना लूंगा और मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो लिखना है। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है। और ये कैसे आएगा, इसको ऊपर जोड़ो और रख दो। ये आपका अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अब इसको उतनी बार ही रखेंगे जितने वर्ष हैं, वर्ष 2 थे तो इसको 2 बार रखेंगे, तो यहां से आपका अमाउंट निकल के आएगा। अब की बार यहां से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा, अमाउंट आएगा। चलो उसको निकालते हैं पहले। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 11 गुणा 11 121 गुणा में 100, ये हो गया आपका 12,100 और ये आ गया आपका अमाउंट। कहने का मतलब 2 साल में 10,000 रुपए 12,100 हो जाएंगे, तो आपका ब्याज कितना आ गया है, इनको आपस में घटाएंगे तो आपका ब्याज आ गया है 2100। एक तरीका हमारा ये भी है। ये तरीका ऐसे लिखने की बजाय इसी सक्सेसिव इंक्रीज को एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, मैं उसको भी बता देता हूं। मुझे पता है कि ये सक्सेसिव इंक्रीज है तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाएंगे, उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको ऊपर जोड़ लेंगे और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। वो कितना है आपका 10 और 11। इसको उतनी बार ही लिखेंगे जितने आपके वर्ष हैं। वर्ष 2 थे आपके तो इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे। ये तो है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट और ये इसका डिफरेंस है चक्रवर्ती ब्याज। ये कुछ नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से लिखा था उसका थोड़ा एडवांस तरीका है लिखने का। कहने का मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जब हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे होंगे। पहले मैंने क्या किया, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाई, इसको ऊपर जोड़ दिया 11/10। ये मैंने क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है 11। ये है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष थे 2 बार लिख देंगे, 3 वर्ष थे 3 बार लिख देंगे। इसको इधर गुणा करेंगे, प्रिंसिपल आ गया है, इसको इधर गुणा करेंगे, अमाउंट आ गया है और इनके बीच का डिफरेंस आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये सब कुछ हमारी अजम्पशन है, हमने अपने तरफ से सोल्व किया है इसको रेशियो में। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है, प्रॉफिट लॉस में सिखाया है। यहाँ पर प्रिंसिपल है 100 लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो मैं ये कहूंगा कि हमारी 100 यूनिट जो है ना वो क्वेश्चन में 10,000 के बराबर है। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसकी यहाँ वैल्यू रख दो, वही आंसर आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 2100 आ गया है। अमाउंट पूछा होता तो 121 के निकाल देते, जिसका जो वैल्यू चाहिए 1 यूनिट के बाद उसको रखोगे वो आंसर आ जाएगा। एक हमारा तरीका ये है। दूसरा, अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, जब हम यहां से आगे क्वेश्चन हल करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए बेटर तरीका कौन सा है। कोई भी ट्रिक बेस्ट नहीं होती, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक मैटर करती है। उस क्वेश्चन को अगर आपने जल्दी निकालना है तो उसके डेटा पे डिपेंड करेगा। अब इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, ये आपका लास्ट तरीका है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा टोटल परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला। वो क्या है, देखिए आपका सक्सेसिव इंक्रीज में जब आपने टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है, मुझे ये पता है कि 1 वर्ष की जो दर है वो 10% है।
अगर 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये फार्मूला होता है। इसमें क्या है, ए का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी का मतलब अगर वो 2 बार यूज हो रही है, सी का मतलब तीन बार का भी हमारा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 बार का ही यूज करेंगे। ए का मतलब है 10%, बी का भी मतलब यहाँ 10% ही रहेगा, और 10 गुणा में 10 और बटे में 100। इसको मैंने हल किया, 10 और 10 20 और 1 21। तो एक्चुअल में जो 1 वर्ष की दर 10% थी ना, वो 2 वर्ष की 21% आ गई है। तो कुल दर आ गई आपकी, कहने का मतलब जो कुल ब्याज होगा ना वो इसका 21% होगा। बस आप इसका 21% निकाल दो। पी था आपका 10,000, इसका 21% आपका ब्याज होने वाला है और वो आ गया है 21। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगता है। अब सारे क्वेश्चन में मैं सारे तरीके नहीं बताऊंगा, जो जिस बेस्ट तरीके से हो सकता है वो बताऊंगा मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years एट 12:1/2% पर एनम इज ₹510, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष का 12/1/2% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो 510 है। जो अमाउंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया था वही साधारण ब्याज पर दिया जाए, दर भी उतनी ही, समय भी उतना ही, तो वो ब्याज कितना होगा? आपको खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का मिक्स क्वेश्चन है तो ट्री मेथड से सबसे जल्दी होगा ये क्वेश्चन। पहले जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 510 रुपए, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है टाइम, वो है 2 वर्ष का। फिर दे रखा है आपको रेट, रेट है आपका 12:1/2%, और आपने निकालना है साधारण ब्याज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्री मेथड में कहीं भी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी फ्रैक्शन बनाओ। अच्छा ये चीज आपने ध्यान रखनी है, दोनों की यूनिट सेम है और ईयरली ही कंपाउंड हो रहा है। तो आपने क्या किया, इसकी फ्रैक्शन बनाई। मैंने परसेंटेज में आपको कुछ फ्रैक्शंस याद कराई थी। अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो वो आएगा आपका 1/8। कैसे आया है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/200 है, ये कट के आ गया है 1/8। अब आपने क्या करना है, ट्री मेथड में सबसे पहले परसेंटेज की फ्रैक्शन बना के आपने अपनी तरफ से प्रिंसिपल मानना है। और प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है ना उसकी उतनी ही पावर कर देंगे जितने मेरे पास ईयर्स हैं। ईयर्स है मेरे पास 2, तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे 8 की पावर 2। इसका क्या फायदा रहेगा, इसका फायदा ये रहेगा जब हम इसकी आगे परसेंटेज की से दर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कहीं भी फ्रैक्शन नहीं बनेगी। मैं दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाई, हमने प्रिंसिपल मानना है। कैसे मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी उतनी पावर कर देंगे जितना समय है। तो इस तरीके से जो मेरा प्रिंसिपल है वो 64 यूनिट आ गया है, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब ट्री मेथड क्या कहता है, आपको 2 वर्ष का ट्री मेथड बनाना है। इसको थोड़ा सा आप याद कर लें, भाई बार बार मैं समझाऊंगा वहां आप गलती कर दें, इसको एक बार आप ध्यान से समझ लें। बस 2 वर्ष का ट्री मेथड होगा ये, ठीक है। मैं 3 वर्ष का भी बना देता हूं आपको समझाने के लिए। सिर्फ 3 वर्ष का ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है आपका। आपके ये 2 ट्री मेथड आपको याद होने चाहिए। कैसे हैं समझा रहा हूं एक बार के लिए, या फिर आप याद भी रख सकते हैं। 2 वर्ष के लिए इस तरीके से ये 2 लाइनें बनानी है, 3 वर्ष के लिए 3 लाइनें बनानी है। ए का मतलब है साधारण ब्याज, ए जो है आपका वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, जो मूलधन के ऊपर लगता है। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए पहले वर्ष का यही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो मैंने पहले दोनों वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, उसके बाद ये ब्याज किसके ऊपर लगा हुआ है, ए के ऊपर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, बी जो ब्याज लगता है वो ए पर लगता है और सी जो ब्याज लगता है वो बी पे लगता है, बिल्कुल अल्फाबेटिकली है, ए बी और सी। जो बी ब्याज लगा हुआ है वो ए पर लगा हुआ है और सी जो ब्याज है वो बी पर लगा हुआ है, और ए ब्याज किस पे लगा हुआ है, प्रिंसिपल पे लगा हुआ है। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए ना तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट निकाल लोगे।
ये ए किस पर ब्याज लगा हुआ है, प्रिंसिपल पर, साधारण ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लिया। बी ये ब्याज लगा हुआ है इस ब्याज पर यानी कि ए पर। अब इधर आते हैं, ये 2 वर्ष का तो आपको वैसे भी समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया 3 वर्षों का। उसके बाद अब ऐसे इसको निकालने का तरीका ये है, हम यहाँ पहले वर्ष का हमने पता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, दूसरे वर्ष पे गए हम, इस मूलधन पे ब्याज लगा दिया। इससे पहले मैं देखता हूं कितने ब्याज हैं, इससे पहले मेरा 1 ब्याज है, इसके ऊपर ब्याज लगा दिया। फिर गए तीसरे वर्ष पे, मूलधन पे तो मैंने लगा दिया। अब मुझे देखना है कितने ब्याज है मेरे पास, मेरे पास 3 ब्याज हैं, 1 2 3, इन तीनों पे लगाना है। कैसे लगाऊंगा, ए के ऊपर ब्याज लगता है बी, 2 ए थे 2 बी लगा दिए। बी के ऊपर ब्याज लगता है सी, वो सी लिख दिया। ठीक है, अब ये कैसे हल होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बस ट्री मेथड आप याद कर लें। फिलहाल 2 वाले पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रिंसिपल को मान लिया 64। अब आपने क्या करना है, जो ये ब्रांचेज निकाल ली है ना, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है। वो कितना था आपका 12.5%, इसकी बजाय ये फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/8 1/8। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर 12.5% का ब्याज लगाना है, तो 12.5% का ब्याज लगाने का मतलब ये है इसको इसके साथ गुणा करना है। 64 को 1/8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर भी इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो पहले वर्ष का तो ये आ गया है। जैसे ही मैं दूसरे वर्ष पे गया तो मैंने इस मूलधन पर तो ब्याज लगा दिया, लेकिन इस ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया। इस ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, दर यही रहेगी 1/8। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे 1/8 को 8 के साथ, तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो ये पूरा मैंने ट्री बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रखा है उसको आप हल कर सकते हो। आपने ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है। ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आया है, साधारण ब्याज तो आया है 8 और 8 16, ये है आपका साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 8 और 8 16 और 1 17 आया है। तो मेरा तो ब्याज आया है 17 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 510। तो मैं क्या करूंगा, 17 यूनिट का मान बराबर करूंगा 510 रुपए के। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, इससे इसको भाग करेंगे तो ये आ गया है 1 यूनिट का मान 30 रुपए। अब आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो वो मैंने 64 माना था, तो यहाँ से आप 64 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। अगर आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज, क्वेश्चन में आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज है आपका 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का मान निकाल दो। 16 इसके साथ गुना जाएगा, 16 3 48, ये आ जाएगा आपका 480। आपको समझ आया भाई, इससे बेस्ट तरीके से कोई चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ा नहीं पाएगा। मैं आपको वो बेस्ट ट्रिक दूंगा उस क्वेश्चन की जिससे वो जल्द से जल्द हल हो। आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें, एटलीस्ट ये तो जरूर डिसाइड करें कि इसको किस मेथड से हल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू 270.40 पैसा इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। क्वेश्चन में अब की बार अमाउंट दे रखा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। 2 वर्ष पर 4% वार्षिक दर से जो अमाउंट आता है, मिश्र धन आता है, वो 270 रुपए 40 पैसे आता है। आपको मूलधन निकालना है। पहले जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखते हैं। सबसे पहले एक आपको अब की बार अमाउंट दे रखा है 270 रुपए 40 पैसे। दूसरा आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। उसके बाद आपको रेट दे रखा है 4% पर एनम। यूनिट हमारी सेम है, दोनों ईयर में है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट दे रखा है। इसको आप जिस भी तरीके से निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जब प्रिंसिपल और अमाउंट की बात होती है ना, तो जो मैंने आपको अभी एक मेथड लिखवाया था ना इस तरीके से, उससे ये आसान होगा। मैं बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाई, वो आ गई है 1/25। अब इसको ऊपर जोड़ दिया 26/25। ये क्या आ गया है, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। मैंने इनका रेशो लिख लिया, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल है मेरा 25, अमाउंट है मेरा 26। इसको बार बार नहीं लगाते, जितने वर्ष हैं उतनी बार लिखते हैं। इसको 2 वर्ष हैं तो 2 बार लिख लिया। मैंने इसी मेथड से इसको हल क्यों किया, क्योंकि यहां पर मेरे पास अमाउंट और प्रिंसिपल आने वाला है और अमाउंट दे रखा है बस।
तो इन दोनों को गुणा किया, ये आ गया आपका 625 प्रिंसिपल। इन दोनों को गुणा किया 676, ये आ गया आपका अमाउंट। चक्रवर्ती ब्याज पूछ ही नहीं रखा, अगर पूछते तो इनके बीच का डिफरेंस होता 51 यूनिट। ये है आपका सी। अब आपने क्या करना है, जो आपने अजम्पशन किया था उसको कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू के साथ। आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, और मैंने अमाउंट यहाँ कितना निकाला है 676 यूनिट। मैं लिखूंगा मेरी 676 यूनिट जो है ना वो क्वेश्चन के 270 रुपए 40 पैसे के बराबर है। मैं जीरो लगा रहा, उसके बाद डेसिमल के बाद जीरो की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे, कितने पे टेबल जाएगी, 6 चौका 24, 4 पे ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यहां से आ जाएगा डेसिमल 4। ये कैसे आया है देखिए, एक बार के समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने इसकी डेसिमल हटा दिया, डिवाइड में कर दिया 10। इसको अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, 4 पे टेबल जाती है 2704 आ रहा है, गुणा करके देख लीजिए। तो इसको इससे काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे लगा हुआ है 10, तो इसके नाम का दोबारा डेसिमल लगा दिया, 0.4 आ गया है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। मैंने आपको बताया था जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आती है आप जो निकालना चाहो वो यहाँ रख दो। मैंने निकालना था कि बार प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 625, तो 625 यूनिट का मान निकाल देंगे, 0.4 के साथ गुणा हो जाएगा 625। इसको गुणा कर लीजिए, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे बाद में। 25 चौका 100, 6 चौका 24 और 1 25, एक के बाद डेसिमल लगाया तो आपका प्रिंसिपल आ गया है 250, ऑप्शन तीसरा। अब आपने खुद से कैटेगराइज करना था, जो मुझे लगा कि जिस मेथड से बेस्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, in how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum compound interest। देखिए ये हमारा अब पहला टाइप शुरू हो गया है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन समझे थे। अब यहां पर क्या कर रखा है, हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दिए हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो तो है 2000 रुपए, और अमाउंट जो है वो है 2420 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आपसे टाइम पूछा है, देखिए पहले हम सारा क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल रहे थे, दर से ही निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार हमारे से क्वेश्चन में दर तो दे दी है लेकिन टाइम नहीं दिया है। तो ऐसे में क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मुझे पता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम रेशियो निकाल रहे थे, किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, लेकिन प्रिंसिपल और अमाउंट तो की बार पहले दे ही दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्टली रेशियो लेंगे, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल है मेरा 2000 और अमाउंट है मेरा 2420। मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्रैक्शन बना के इन्हीं का ही रेशियो निकालता था, ये अब की बार दे दिए, मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ये जिस वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे, इनको इनके सरलतम रूप में लेके आएंगे। 0 से 0 काट दिया, अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2 0 0, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आगे फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी प्रिंसिपल और अमाउंट, उन दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब यही रेशियो मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालता हूं, जैसे मैं बाकी क्वेश्चन में निकाल रहा था। मैंने क्या किया, इसकी फ्रैक्शन बनाई, वो आ गई आपकी 1/10। तो यहां से अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल निकालना चाहता हूं तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, ये आएगा आपका 11/10, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। मैं इसके नीचे लिखता हूं एक बार इसको, तो प्रिंसिपल है मेरा 10 और अमाउंट है मेरा 11। हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसका रेशियो निकाल रहे थे और इसको उतनी बार ही लिख रहे थे जितने मेरे वर्ष हैं, और मुझे ये पता है मैं इस रेशियो को जितनी बार भी लिखूंगा आखिर में तो आंसर तो यही आने वाला है ना, क्योंकि ओरिजिनल तो मेरे पास पहले ही प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो है ही। बस मैंने ये देखना है कि इनको कितनी बार गुणा करके ये ऊपर वाला रेशियो आ रहा है बस। अगर मैं 10 की पावर 2 कर रहा हूं तो 100 आ जाएगा, और 11 की पावर 2 कर रहा हूं तो 121 आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला इनको 2 बार लिख रखा है। अगर 2 बार लिख रखा है तो वर्ष 2 ही रहे होंगे ना, मैं हर बार ऐसे ही कर रहा हूं। पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया था, इसका रेशियो बनाया और जितने वर्ष थे उतनी बार लिख दिया। लेकिन यहां से मुझे पता चला कि इसकी सिर्फ 2 पावर करने से ही
प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो आ गया है, तो मुझे पता चल गया वर्ष जो है आपके वो 2 हैं। आपको समझ आ गया होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन ले रखा है, आपको और ज्यादा समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज ₹4,347। द टाइम इज, अब की बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है पहले ही, आपको गिवन है, एक तो है प्रिंसिपल ₹30,000, एक है रेट 7% पर एनम, एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 4,347, और आपसे क्वेश्चन पूछा है टाइम। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। पहले तो आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा था, अब की बार प्रिंसिपल और सीआई दे रखा है। मैं यहां से भी अमाउंट बना सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो मैं अब की बार भी ऐसा ही करता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखता हूं। प्रिंसिपल तो है मेरा 30,000 और अमाउंट इन दोनों को जोड़ के 34,347 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इनका अगर मैं इनको रेशियो में ले रहा हूं ना, तो जितने डिवाइड हो रहे हैं इनको डिवाइड करके देखूंगा। यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं पहले मैं इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया है आपका 10,000। इसको 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नेम 27, ये आ गया है। अब क्वेश्चन में जिस तरह पहले किया था, अब मैं अपना परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाता हूं। ये आ जाएगा आपका 7/100। ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 7 है, 7 आपका एक प्राइम नंबर है। अब ये तो है आपका ऊपर इंटरेस्ट, ये है आपका प्रिंसिपल। अगर मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जगह है भी ऊपर तो इसको ऊपर जोड़ दिया, ये हो जाएगा 107/100। ये है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। इसके नीचे लिखूंगा प्रिंसिपल है मेरा 100 और अमाउंट है मेरा 107। बस मैंने ये चेक करना है कि इनको कितनी बार आपस में गुणा करूं कि ये रेशियो आ जाए। बस आप देखो, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि 100 की पावर 2 करूं तो 10,000 आ जाएगा, और 107 की पावर 2 करूं तो ये आ जाएगा। आप करके भी देख लीजिए बेशक, मैं इसको करके बता देता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन ना हो। 107 का अगर मुझे वर्ग करना है ना, तो इसका तरीका होता है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 का वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग होता है मेरा 49। ये 100 से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, 7 और ज्यादा कर देंगे, ये आ गया है आपका इसका वर्ग। जैसे मैंने जिस तरीके से कराया, अगर ये आपको तरीके नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेसिक मैथ की। मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें 6 से 7 वीडियोस पड़ी हैं, जिसमें मैंने सारी कैलकुलेशन डिटेल से सिखाई है। तो 107 का वर्ग आ गया है ये, तो ये अप्रूव हो गया है कि 100 की पावर 2 करने से ये आया है और 107 की पावर 2 करने से ये आया है, और ये जितनी पावर है ना उतना ही आपका टाइम है। इसका मतलब इसका टाइम 2 वर्ष है। आपका ऑप्शन है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अब आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। भाई एक टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में टाइम पूछा जाता है तो आपने कैसे निकालना है। अब अगला क्वेश्चन ये है जिसमें आपको मल्टीपल में दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। देखिए, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब की बार आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दे दिया है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि असम, सम का मतलब आपका प्रिंसिपल, ए सम जो है वो 2 वर्षों में अपना 2.25 गुना हो जाता है। पहली लाइन में ये बोल रखा है कि कोई पैसा है जो 2 वर्षों में अपना 2.25 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ईयरली कंपाउंड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। देखिए, पहले मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था तो मैं यहां से उसकी पावर करके देख लेता था। अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार इसका जितना यहां पर वर्ष दे रखे हैं उतना उसका स्क्वायर रूट करके देखूंगा। पहले मैंने इनका रेशियो लेना है ना, तो मैं इसका रेशियो लेता हूं, इसका डेसिमल हटाया और इधर 2 जीरो लगा दी। वो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इधर से डेसिमल हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, ये ऐसे होगा। चलो एक बार के लिए बता देता हूं आपको। पहले तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल से अमाउंट 2.25 गुना है ना, तो प्रिंसिपल को 1 मान लिया और ये मान लिया 2.25। इसका डेसिमल हटाया, डिवाइड में आ गया है 100। इस पूरे रेशियो को मैं 100 से गुणा कर रहा हूं। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा इसका तो ये 100 हो जाएगा और यहां से 100 हट जाएगा।
तो ये आपका प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो आ गया है। इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज सोचनी है कि इन दोनों को पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखा होगा और फिर जितने वर्ष थे उतनी बार गुणा किया होगा। इसका मतलब उनको 2 बार गुणा किया था, क्योंकि वर्ष कितने हैं मेरे, 2 हैं। यहां से जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट आया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसको मैं कितनी बार लिख रहा था, जितने मेरे वर्ष हैं, मैंने इस तरीके से 2 बार लिखा होगा, और जब उनको गुणा किया तब ये आया है। ये बात आप कनेक्ट कर रहे होगे। अब अगर मुझे ये एक रेशियो निकालना है इन दो में से, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, अगर 2 वर्ष हैं तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, अगर ये 3 वर्ष होते तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। इन दो में से एक निकाल रहे हैं ना हम, तो इसका स्क्वायर रूट किया तो 10 और इसका स्क्वायर रूट किया तो 15। यहां से मुझे क्या समझ आया कि ये 2 बार इस तरीके से लिखे थे, 10 से 15, 10 से 15, और जब इनको गुणा किया था तब ये आए थे। ये बात आपको समझ आ गई। अब मुझे 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से मिल जाएगा। भाई 10 प्रिंसिपल है, 15 अमाउंट है, ऐसे ही है ना। तो आपका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है इनका डिफरेंस, और वो है 5। तो 5 रुपए ब्याज आया है आपका, कितने पर, 10 पर। ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, जवाब देना है अपने परसेंटेज में। तो कैसे देंगे, 5/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 50%। आपको समझ आया होगा। एक और भी क्वेश्चन ले रखा है, वहां से समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ यही है। अगर वर्ष दे रखी है ना आपको और दर पूछ रखी है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट करेंगे और 3 वर्ष है तो क्यूब रूट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट इज 3:3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर्स। भाई 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई पैसा 3 = 3/8 गुना हो जाता है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, और अब की बार वर्ष जो है वो 3 दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो ये 3:3/8 दे रखा है ना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 और 3 27। ये है आपका 27/8। अब यहां से मुझे क्या समझ आया, यहां से ये समझ आया कि ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया है, प्रिंसिपल है 8 और अमाउंट है 27। अब ये ऐसे इतना गुणा कितने वर्षों में हुआ है, ये हुआ है 3 वर्षों में। मैंने अभी बताया था अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ना, तो 3 रेशो गुणा होके ये आया था। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष होते तो स्क्वायर रूट करते, 3 वर्ष हैं तो क्यूब रूट करेंगे। अब 8 का क्यूब रूट करेंगे। 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। 27 का क्यूब रूट करेंगे। 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। अब यहां से मुझे क्या समझ आया, जो वे 3 बार गुणा किए थे ना रेशो, वो ओरिजिनल वैल्यू ये थी। तो मेरा प्रिंसिपल तो है 3, सॉरी प्रिंसिपल तो है 2 और अमाउंट है मेरा 3। तो ब्याज कितना है मेरा, ब्याज है 1। अब आपने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आपका ब्याज है 1 रुपया, कितने पर है, 2 पर। ये आ गया आपकी फ्रैक्शन। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये भी आ गया है आपका 50%। आपका ऑप्शन है दूसरा। समझ आ गया होगा अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा अगला टाइप आएगा। मैंने बिल्कुल टाइप वाइज एक एक चीज बता रखी है आपको, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हरियाणा का लेवल इतना ही है बस। अगला क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ ₹3,200 इन्वेस्टेड एट अ 10% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। अब ये वो क्वेश्चन आ गया है जहां पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंड नहीं हो रहा है, क्वार्टरली हो रखा है। अमाउंट्स टू ₹3,362। कंप्यूट द टाइम पीरियड, समय निकालना है। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि एक तो आपके पास प्रिंसिपल है 3200 रुपए, एक आपके पास टाइम है, सॉरी टाइम तो निकालना ही है भाई, एक है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 10% पर एनम। एक है आपके पास अमाउंट ₹3,362, और आपको ये बताया गया है कि जो इंटरेस्ट है ना
वो कंपाउंड होता है क्वार्टरली। अब यहां से आप क्या समझते हैं, क्वार्टरली का मतलब क्या है? देखो, जो आपका ब्याज है ना, वो 3 महीने तक हम निकालते हैं, उसके बाद मूलधन में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर ब्याज लगाते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बात समझनी है, ये जो मेरी दर है ना, वो है वार्षिक, वार्षिक है ना, पर एनम है ये, और मैंने ब्याज जोड़ना है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, तो मुझे इसको भी क्वार्टरली रूप में बनाना पड़ेगा। क्वार्टरली कैसे बनाएंगे? ये है 12 महीने की दर, 12 महीने की दर जो है वो 10% है, मैंने निकालनी है 3 महीने की, तो 1 महीने की कितनी होगी, 1 महीने की होगी 10/12, मैंने निकालनी थी 3 महीने की, तो 3 महीने की क्या होगी, 10/12 गुणा में 3, इसको हल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसको हल किया तो 5/2 आ गया है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आपने ऐसे सोचना है कि आपकी ये दर है ईयरली, एक साल में 12 महीने होते हैं और आपने इसको 3 महीने के रूप में बदलना है, तो 3 महीने कितने पार्ट में बनेंगे, 4 पार्ट में बनेंगे, 4 क्वार्टर होते हैं, तो बस इसको 4 से भाग कर दिया, तो ये आ गया आपका 5/2% पर एनम। अब सॉरी, क्वार्टरली हो गया, अभी क्यों आ गया ये। अब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 5/2 इस परसेंटेज के नाम का 100, इसको हल किया 5 एकम 5, ये नीचे आ गया है 40। अब जो मेरी दर थी, पहले मैंने क्वार्टरली बढ़ाई, फिर उसकी फ्रैक्शन बना दी है, इसको, ये तो है मेरा प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट। दूसरा, मेरे पास ऑलरेडी और प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे रखे हैं, उनका रेशियो लिख लेता हूं। प्रिंसिपल है मेरा 3200 और अमाउंट है मेरा 3362, मैंने इन दोनों का रेशियो निकालना है। देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से आगे 4 से नहीं हो रहे हैं दोनों, ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया 1600, 2 से इसको डिवाइड किया 1681। अब मैंने क्या करना है, पहले तो उसी तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लिया, एक जो दर से रेशियो आया वो लिख दिया, ये आ गया है 40 से 41, प्रिंसिपल 40, अमाउंट 41। मैंने अब ये देखना है मैं इसको कितनी बार गुणा करूं कि ये आ जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं 40 की पावर 2 कर दूं तो 1600 हो जाएगा, 41 की पावर 2 कर दूं तो 1681 हो जाएगा, और ये पावर ही आपके ईयर होते हैं, तो ये 2 क्वार्टर आ गया है आपकी बार। ये बात आपने ध्यान से समझनी है, जो यूनिट यहाँ थी वही यूनिट ही आई है, तो ये 2 क्वार्टर आ गए। 2 क्वार्टर का मतलब 2-3 महीने, तो 2-3 महीने का मतलब क्या होगा, टोटल 6 महीने हो गई। इसको मैंने ईयर्स में चेंज करना है तो इसको 12 से भाग कर दिया, तो आपका आ गया है आधा वर्ष। आपका आंसर है पहला। आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा अगले टाइप का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹650 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से आपका अमाउंट होता है 650 रुपए, ये बोला गया है, एंड ₹676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद का अमाउंट है आपका 676। द सम ऑफ मनी इज, आपको प्रिंसिपल निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत यूनिक आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था, एक ये था आपका प्रिंसिपल। सबसे पहले 1 वर्ष के बाद जो अमाउंट है ना वो है 650 रुपए। अगले वर्ष के बाद, या फिर यहां से 1 वर्ष के बाद, यहां से 2 वर्ष हो गए आपके, जो आपका अब अमाउंट है वो है 676 और आपने प्रिंसिपल निकालना है। क्या ये बात समझ आई आपको? प्रिंसिपल था, 1 वर्ष के बाद कुछ ब्याज लग गया और अमाउंट हो गया इतना। उसके बाद 1 वर्ष बाद फिर उसमें कुछ ब्याज जुड़ा और अब अमाउंट हो गया है 676। आपसे प्रिंसिपल पूछा है। यहां से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने आपको सक्सेसिव तरीके से प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना सिखाया था, क्या वो इस तरीके से था? प्रिंसिपल मल्टीपल 100 प्लस आर डिवाइड बाय, सॉरी मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं अब की बार आपको समझाने के लिए। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं कैसे लिख रहा था, पहले मैं ऐसे लिख रहा था
100 प्लस आर डिवाइड बाई 100। बात एक ही है, मैंने एलसीएम लेके लिख दिया था, अब की बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है, इस तरीके से आपका 1 वर्ष के बाद अमाउंट आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रिंसिपल से ये अमाउंट ऐसे आया था। कैसे? प्रिंसिपल, फिर उस पर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेट लगाया और उसको 100 में जोड़ दिया। इस तरीके से आपका, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, इसको मैंने गुणा किया किससे? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और ये आ गया। अब ये कैसे आया? ये यहां से आया है 2 वर्ष के बाद, तो ये आपका आया है, ये तो आया है ऐसे, और ये आया है ऐसे। कहने का मतलब यहां पर 1 वर्ष था तो इसको मैंने 1 बार लिखा। अगर यहां से यहां तक जाना है, बीच वाले को भूल जाओ तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसकी पावर 2 लिख दिया। ये ऐसे ही चलेगा। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट निकालने का फार्मूला भी है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो हम जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे वो इसी फार्मूले से निकाल रहे थे। तो यहां से आप ये समझिए, इसकी वैल्यू तो है ये और इसकी वैल्यू है ये। एक बार रख देते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर है 650 और यहां पर है 676। अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या होने वाला है? देखिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनको डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो इसके नीचे लिखेंगे, ये वाला इसके नीचे लिख दिया। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने क्या किया, यहां से ये आया था, 2 वर्षों से ये आया था, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये इसके डिवाइड में रख दिया, ये इधर रख दिया। अब क्या होगा, P से तो P कट गया, यहां पर इसकी तो पावर 1 है, ऊपर पावर 2 है, तो ये कट जाएगा, एक पावर बचेगी, वो बचेगा 1 प्लस में R बटे में 100 बराबर, ये क्या होगा, ये 26 से डिवाइड हो रहे हैं, 26 26 676, 26 से आ गया है 25। ये एक उधर जाके घटेगा तो आपका R बटा 100 जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका 1 बटा 25। अब ये 100 उधर जाके गुणा हो गया, पीछे जगह है, हाँ, R जो आ गया है आपका 4% आ गया है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो आपका 4% आता और तरीका ये होता। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्यों बता दिया, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। वो आइडिया ये है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो आपका जीपी में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। यहां पर इसकी 1 पावर है, यहां पर इसकी 2 पावर है, 3 वर्ष का होता तो इसकी पावर 3 हो जाती। तो ये आपका जीपी में है। जीपी से मेरा क्या अर्थ है, जीपी से मेरा ये अर्थ है, ये इस रेशो से बढ़ रहा है, जो फाइनली मैंने निकाला है ना, ये इस रेशो से बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं इसको, ये छोड़ रहा हूं जो रिजल्ट आया है, बस ये देखिए आप। ये मैंने यहां पर गुणा में इसके साथ यही लिखा था ना, मैंने ये लिखा था कि P गुणा में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 आपका ये आएगा, यही लिखा था मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये, तो क्या मैं ये रख सकता हूं इसकी जगह? अब P निकल जाएगा आपका, 26 से इसको डिवाइड किया, 25 आ गया है, ये उधर जाके गुणा हो गया और P की वैल्यू आ गई आपकी 625। ठीक है, मैंने जो भी कुछ किया आपको सिर्फ एक बात समझाने के लिए किया है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो आपका जीपी में होता है। जीपी का मतलब क्या है, 1 वर्ष में, अगर 1 वर्ष में 2 गुना हो रखा है तो 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 1 पावर अगर 1 वर्ष में हुई है तो 2 पावर 2 वर्षों में हो जाएगी। ये ऐसे ही इसी फॉर्म में चलेगा ये। तो मैं ये कह सकता था डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, इनके बीच वर्षों का अंतर बराबर है। यहां से यहां तक भी 1 वर्ष है, यहां से यहां तक भी 1 वर्ष है, तो मैंने कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करना है बस। मैं ये लिखूंगा 676 डिवाइड में 650 और ये कट के आ जाएगा आपका 26 बटा 25। तो मुझे पता है ये इस रेशियो से बढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा
यहां से यहां तक जाने में भी गुणा हुआ है 26/25, और यहां से यहां गुणा में भी हुआ है 2625। अब इसको हल करके देख लीजिए, इसको इसके साथ गुणा करोगे ये आ जाएगा। अगर मैंने ये निकालना है तो मैं पी के साथ गुणा कर दूंगा 26/25 और बराबर कर दूंगा 650 के। इसको मैंने हल किया तो आपका ये 625 आ गया है। थोड़ी सी अजीब बात थी, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो इससे जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो आपने आज से पहले पढ़े तो जरूर होंगे, रट्टे तो जरूर मारे होंगे, लेकिन आपको ये बेसिक कंसेप्ट उसका पता नहीं होगा। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं और इसी तरीके से सोच के एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करके देखना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार खुद से ट्राई करो आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 इयर्स। भाई कोई पैसा है जो 8 गुना हो जाता है 3 वर्षों में। इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडली जुड़ रहा है आपका। इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 16 टाइम। 16 गुना कितने समय में हो जाएगा, आपसे पूछा है। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका पैसा 8 गुना हो रखा है, 8 टाइम्स हो रखा है 3 इयर्स में। 16 गुना कितने टाइम में होगा। इसका पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया था जिसके ऊपर मैंने पूरी स्टोरी बताई आपको, पूरा टाइम लिया। वो क्यों बताया मैंने, वो इसलिए बताया, इसकी सबसे छोटी पावर देख लो कितनी है। ये 8 टाइम को मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 3, बोल सकता हूं 8 को। 8 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 आपका 3 वर्षों में हुआ है। तो ये 2 की पावर 3 वर्षों में कैसे हुआ होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। 1 वर्ष में हुआ होगा 2 की पावर 1, फिर अगले वर्ष 2 वर्ष बाद हुआ होगा 2 की पावर 2, फिर आगे 3 वर्ष बाद हुआ होगा 2 की पावर 3। क्योंकि ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो जीपी में होता है। पहले पावर 1 बढ़ी, फिर एक और बढ़ी, फिर एक और बढ़ी, ये ऐसे ही चलेगा। अब आपसे पूछा है कि 16 गुना कितने टाइम में होगा। मैं इसको भी इसी फॉर्म में लिखता हूं। इसको भी अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4। मैंने अभी सीख लिया कि वो 1 वर्ष में 2 की पावर 1 हो रहा है, 2 वर्ष में 2 की पावर 2 हो रहा है, 3 वर्ष में 3 की पावर 3 हो रहा है। तो आपका 4 वर्षों में 2 की पावर 4 होगा। ये आपको बात समझ आई। ये तो मैंने इसका डिटेल मेथड बता दिया। और तरीका क्या हो सकता था जिसका आपने आज तक रट्टा मारा है, वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 हो रहा है 3 वर्षों में, इस पावर को उधर जाके भाग कर देंगे। तो 2 की पावर 1 हो रहा है आपका, 3 से 3 को भाग किया 1 वर्ष में, ये आ गया आपका। पहले क्या था, 8 गुना हो रहा था 3 वर्ष में, 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3 और इस पावर से टाइम को भाग कर दिया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 2 की पावर 1 हो रहा है 1 वर्ष में, वो मैंने अभी डायरेक्टली आपको लिख के बताया था। तो मुझे करना था 16 गुना, जिसको मैं बोलता हूं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितने समय में होगा, अब इस पावर को गुणा कर दिया इधर 4 वर्षों में। हम ऐसे करते हैं। जो अभी आपको थोड़ी बहुत कसर बच गई है समझ में आने में, वो 2-3 क्वेश्चन है वहां से आ जाएगा, लेकिन शायद आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ए सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 इयर्स। 12,000 रुपए डिपॉजिट किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर, 5 साल में 2 गुना हो गए हैं। हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल में पैसा कितना हो जाएगा, आपसे पूछा है। पहले प्रिंसिपल को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इसी तरीके से क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन में बोला गया है 5 वर्ष में पैसा 2 गुना हो जाता है, 2 की पावर 1 हो जाता है 5 वर्षों में। ये बात आपको समझ आ गई। अब ये ऐसे ही चलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर 5 वर्ष में 2 की पावर 1 हुई है तो 2 की पावर 2 होगी 10 वर्षों में। ये बात आपको समझ आ गई। भाई 5 वर्ष में 1 बढ़ रहा है तो अगले 5 में 1 और बढ़ेगा और 10 वर्ष हो जाएंगे। फिर आगे फिर ऐसे ही चलेगा। 15 वर्षों में 1 पावर और बढ़ जाएगी, 2 की पावर 3। और आपका 20 वर्षों में 1 पावर और बढ़ जाएगी, 2 की पावर 4। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। ये आपका जीपी में बढ़ेगा, एक एक पावर बढ़ रही है। और
एक वैल्यू अगर 5 वर्ष में बढ़ी है तो एक एक वैल्यू 5-5 वर्ष में बढ़ती चली जाएगी। 10 साल में 2 हो जाएंगे, 15 साल में 3 और 20 साल में 4। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 20 साल में पैसा कितना हो जाएगा। 20 साल में हो जाएगा पैसा 2 की पावर 4, जिसका मतलब है 16 गुना। ये बात आपको समझ आएगी। मैंने कोई आपको रटाया नहीं है, इसको इधर गुणा करो, उसको उधर, कुछ नहीं है, बस ये तरीका समझे आप। तो पैसा हो जाएगा आपका 16 गुना। तो वो अमाउंट बताना है, टाइम्स में नहीं बताना। इसका 16 गुना कर दो, बस आंसर आ गया आपका। ये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन 4। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 इयर्स। कोई पैसा 8 साल में 3 गुना हो जाता है। एट कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब की बार आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप देख रहे हो मैं क्वेश्चन किस सीरीज में बढ़ा रहा हूं। हर चीज जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है उस प्रकार के मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। बस आप इसी वीडियो को 2 बार देख लेना और ये सारे क्वेश्चन लगा लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 टाइम पैसा हो रहा है आपका 3 वर्षों में। सबसे पहले मैंने बताया था ये 2 की जितनी पावर में या जिस छोटे छोटे रूप में लिखा जा सकता है पहले इसको ऐसे लिख लो। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हुआ है 3 वर्षों में। तो कैसे बढ़ रहा है ये, हर वर्ष 1 पावर बढ़ रही है। इससे इसको भाग कर देंगे, अभी बताया था मैंने। अगर 3 वर्षों में ये 3 पावर हुई है तो एक एक वर्ष में हुई होगी। कैसे, 1 वर्ष में हुआ होगा 2 की पावर 1, 2 वर्षों में हुआ होगा 2 की पावर 2, 3 वर्षों में हुआ होगा 2 की पावर 3, और ये दे रखा था। तो ये ऐसे बढ़ा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस रूप में रख लिया। बस क्या किया, इस पावर से इस टाइम को डिवाइड कर दिया और मुझे ये पता चल गया है। अब 2 की पावर 1 का मतलब है सिर्फ 2 गुना। पैसा 2 गुना हो रहा है 1 वर्ष में। पैसा 2 टाइम्स हो रहा है 1 ईयर में। यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास 1 वर्ष का ब्याज होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने यहां से 1 वर्ष निकाल लिया। जब भी इस टाइम्स वाले क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो आपने हमेशा यहां पर 1 वर्ष लेके आना है। तो 1 वर्ष में पैसा होता है 2 गुना। 2 गुना होने से क्या अर्थ है, 2 गुना होने से अर्थ ये है मेरा कि प्रिंसिपल तो रहा होगा 1 रुपया और वो अमाउंट हो गया होगा 2 रुपया। 2 गुना हो गया इसका। तो ब्याज कितना है, यहां से ब्याज है आपका 1 रुपया, इनका अंतर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा आपका, ब्याज आया है मेरा 1 रुपया, कितने पे आया है, प्रिंसिपल पे 1 पर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 100 से गुणा किया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 100% पर एनम। आपका ऑप्शन है पहला। आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 15% पर एनम फॉर 2 years इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। प्रिंसिपल निकालना है। अब ये आपका अगला टाइप शुरू हो गया है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है आपसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है वहां पर आपने ट्री मेथड लगाना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले वो लिखते हैं। एक आपको दे रखा है प्रिंसिपल एक्स, एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15% पर एनम। इसको हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/20। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके डिवाइड में 100 करके काट लिया इसको। टाइम दे रखा है 2 ईयर। तो ट्री मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल मान लेंगे। प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी ही करेंगे जितने मेरे वर्ष हैं, और वर्ष हैं 2, तो 20 की पावर 2 करके मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल माना 400 यूनिट। उसके बाद क्या किया, जितने वर्ष हैं उतनी इस पे ब्रांचेज लगाएंगे। 2 वर्ष थे तो 2 लगा दी। इस पर भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगना है, दूसरे वर्ष पे भी। ये आपका पहला वर्ष है, ये आपका दूसरा वर्ष है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, या तो ये लिख दो या ये फ्रैक्शन लिख दो, एक ही बात है। ये लीजिए। अब आपने क्या करना है,
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, क्योंकि वो सिर्फ मूलधन पे लगता है। इस पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगाना है ना, तो इस फ्रैक्शन को इसके साथ गुणा कर दो। अगर इस फ्रैक्शन को इसके साथ गुणा करेंगे तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे 400 को, तो 20 आ जाएगा। 20 गुणा में 3 60, ये वैल्यू आ गई आपकी 60। ये आप आ गया आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष पे गए। सबसे पहले दूसरे वर्ष पे हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे मूलधन पर ब्याज। इस मूलधन पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो वही 60 आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। यहाँ 60 आया है तो यहाँ भी 60 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले वर्ष का निकलने के बाद जब हम दूसरे वर्ष पे मूलधन पे ब्याज लगा देते हैं तो ये देखते हैं इससे पहले कितने ब्याज है। इससे पहले मेरा 1 ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज लगाना पड़ेगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसको मैंने 3/20 के साथ गुणा किया तो 20 से 60 को भाग किया, 3 आ गया है। 3 गुणा 3 9, ये आ गया है 9। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साधारण ब्याज बताओ कितना है, तो 60 और 60 120 है, ये है आपका साधारण ब्याज। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो ये सारा जोड़ना पड़ेगा, 60 + 60 120 + 9 129। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो यही डिफरेंस है आपका। मैंने बताया भी था आपको, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है 9। ये हमारी अजम्पशन थी, हमने अपनी तरफ से प्रिंसिपल को 400 माना था, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन निकाल के कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ। अब हम कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था 9 रुपए, क्वेश्चन में दे रखा था ये। और यहां से भी कितना आया, 9 रुपए। कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू अगर इसके बराबर आ रही है तो ये सारे ही आंसर हैं। प्रिंसिपल 400 ही था, साधारण ब्याज 120 ही है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 ही है, और अंतर तो आपका पहले ही मैच कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका 400। आपको समझ आ गया होगा। ये इस टाइप का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टीचर्स इसको एक फार्मूले से कराते हैं, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, कभी आपको ये लगे कि मैंने फार्मूला नहीं बताया है। अगर आपको 2 वर्ष दे रखे हों और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, बता देता हूं बस। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 9, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, 15/10 100 करेंगे तो 3/20 आएगा, उसकी पावर 2, इसका मतलब 9/400। 9 से 9 कट गया, 400 इधर आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा, कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन ये आपका एक बेसिक मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये मैंने वो क्वेश्चन लिया है जहां पर जितने वर्ष है ना, दर भी उतनी अलग अलग है, हर वर्ष की अलग दर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12 14:2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 11:1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सेकेंड ईयर इज ₹40। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है। पहले वर्ष के लिए दर है 14.2/7% और दूसरे वर्ष के लिए दर है 11.1/9%। देन द सम इज, प्रिंसिपल निकालना है। पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखते हैं। एक, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है क्वेश्चन में 40 रुपए। दूसरा, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं, पहले को मान लिया R1, दूसरे को R2। R1 क्यों माना, पहले वर्ष के लिए है 14.2/7% पर एनम, दूसरा है 11.1/9% पर एनम। ठीक है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, 2 वर्ष हैं, वो भी लिख देता हूं। टाइम है आपका 2 वर्ष। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, आपने खुद से समझना है। आपको जब क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया कि 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, इसका मतलब टाइम आपका 2 वर्ष है। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालने, अगर इस क्वेश्चन को जो थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था उससे निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो रेट एक बार ही दिया हुआ था उस फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर 2 बार है। तो हम कैसे करेंगे, ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
मैंने बताया था जो भी आपका टफ से टफ क्वेश्चन बनेगा वो आपका ट्री मेथड से जल्दी हल होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके पास दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी फ्रैक्शन बनाएंगे। परसेंटेज में सारी फ्रैक्शन याद करा रखी हैं। इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/7, इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/2। ये नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। अब ट्री मेथड में सबसे पहले हम मानते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, पहले हमारी एक दर होती थी और जितने वर्ष होते थे उतनी उस दर की पावर कर देते थे डिनोमिनेटर की। लेकिन अब की बार ऐसे नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं दोनों वर्षों के, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, वही आपका प्रिंसिपल होगा। पहले क्या होता, अगर सिर्फ एक दर दे रखी होती और वर्ष 2 तो इसकी पावर 2 करते, लेकिन अब की बार दोनों वर्षों के लिए अलग अलग दर दे रखी है, तो इन दोनों को गुणा करके प्रिंसिपल मान लेंगे। 9 से 63 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है। जितने वर्ष हैं उतनी ब्रांचेज लगाएंगे इसकी। अब पहले वर्ष के लिए दर अलग है, वो है ये, तो यहां पर लिखेंगे 1/7। इस वर्ष के लिए दर है 1/9। ये यहां पर थोड़ी सी अलग बात आपने ध्यान रखनी है। वहां पर क्या था, पूरे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक था, यहां पर अलग अलग है। पहले वर्ष के लिए 1/7 है, दूसरे वर्ष के लिए 1/9 है। यहां पर आता है आपका साधारण ब्याज, पता है आपको, ये मैंने दोनों ही जो आपके 2 वर्ष की और 3 वर्ष की ब्रांचेस थी, ट्री थे, वो मैंने बना के बताए भी थे आपको। यहां पर ब्याज लगेगा इसके ऊपर 1/7, इसके साथ गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ये आ गया आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। दूसरे वर्ष पे गए, पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किस दर से लगेगा, इस दर से, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, वो आ गया है 7 यूनिट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे साधारण ब्याज पूछा होता तो 9 और 7 16, तो आपका आंसर 16 आता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, पहले वर्ष का तो निकाल दिया हमने, दूसरे वर्ष पे जाएंगे, मूलधन पे लगा दिया है, ब्याज पे ब्याज लगाना है, इस ब्याज पे, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब आप ये बताओ कि मैं कौन सी दर से ब्याज लगाऊं, इससे या इससे। ये एक बहुत जरूरी सीखने वाली बात है। जब आप दूसरे वर्ष पे चले गए हो ना, तो इसके ऊपर जो दर लिखी हुई है ना, उसी पे ब्याज लगेगा। यहां पर जो भी ब्याज लगेगा इस दर से लगेगा। तो ये दर है आपकी 1/9। इस 1/9 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया मेरा 9 और 7 16 और 1 17, और दोनों का अंतर वो आ गया है आपका 1। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां पर डिफरेंस होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है। क्वेश्चन में दे रखा था आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हमारी अजम्पशन है, मैंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल माना था, तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए, और मैंने निकाला है 1, तो मैं लिखूंगा 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में 40 रुपए दे रखी है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, तो यहाँ पर 1 यूनिट के बाद जिसका मान रखेंगे उसी का आंसर आ जाएगा। तो मैंने 63 यूनिट का मान निकाल दिया, 40 गुना में 63। बस हल कर दीजिए, 0 3 4 12 6 चौका 24 और 1 25, 2520 आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन पहला। आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ट्री मेथड से ये क्वेश्चन समझ आया तो ट्री मेथड आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इज 36.60, देन द सम इज। भाई क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बस फर्क ये है यहां पर समय 3 वर्ष दे रखा है। इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको ट्री मेथड से समझा रहा हूं, तो जो भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा हम वो ट्री मेथड से ही हल करेंगे। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिखते हैं। एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 36 रुपए 60 पैसे। दूसरा आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, आपको रेट दे रखा है 5% पर एनम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बनाएंगे, वो आ गया है आपका 1/20। फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल कितना मानेंगे, डिनोमिनेटर की उतनी ही पावर करेंगे जितने मेरे वर्ष हैं, और वर्ष है मेरे 3, 20 की पावर 3 किया और मेरा प्रिंसिपल आ गया है
8000। अब हम क्या करेंगे, जितने वर्ष हैं उतनी ब्रांचेज लगाएंगे इसकी, ऐसे। अब मैं एक बार यहां लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आता है हमारा साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज को निकालते हैं। साधारण ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है। और किस दर से लगेगा, यहां पर भी 1/20 रहेगा, यहां पर भी 1/20 रहेगा, और यहां पर भी 1/20 रहेगा, क्योंकि दर एक ही है। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 8000 के साथ 1/20 को गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब ये 400 आ गया है तो वो भी 400 ही आएंगे, क्योंकि सभी मूलधन पे लगने हैं। तो साधारण ब्याज आपका निकल के आ गया है 1200 रुपए। साधारण ब्याज आ गया है 1200, दिख रहा है ना। हाँ, अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपका बराबर होता है, और वो आ चुका है। अब जाते हैं दूसरे वर्ष पे। जैसे ही हम दूसरे वर्ष पे जाएंगे तो इससे पहले मुझे एक ब्याज नजर आ रहा है, इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे हम, और वो निकलेगा आपका बी। अब मैंने बताया भी था आपका ऐसे कुछ सीक्वेंस है, ए बी और सी, और ए लगता है प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल पर ब्याज लग गया ए, निकाल दिया। अब ए के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो होगा बी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बी की वैल्यू आ गई है 400 को गुणा करेंगे 1/20 के साथ। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलेंगे ना हम। तो 1/20 को 400 के साथ गुणा किया तो ये आ गया है आपका 20। अब यहां तक का ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब गए हम तीसरे वर्ष पे। जैसे ही तीसरे वर्ष पे जाएंगे तो मूलधन के ऊपर तो मैं ब्याज लगा चुका हूं, मुझे ब्याज लगाना है ब्याज के ऊपर। अब यहां इससे पहले कितने ब्याज हैं, इससे पहले 3 ब्याज हैं, 1 2 और 3। तो कहने का मतलब ये 2 बी लिखे मैंने, कौन से लिखे हैं ये 2 बी, इन दोनों के ऊपर ब्याज। और इन दोनों के ऊपर ब्याज मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। कितना आया था इसके ऊपर ब्याज, 20 आया था। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को लिखो, ठीक है। अब इन 400 के ऊपर तो मैंने ब्याज लगा दिया, इस 20 के ऊपर ब्याज लगाना है। जो बी के ऊपर ब्याज लगेगा उसे हम कहते हैं सी। और ये कितना आया, इसके ऊपर ब्याज लगेगा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1/20 से, इसको इसके साथ गुणा किया, ये आ गया है आपका 1। कुछ भी नहीं है ये जो मैं पूरा ट्री बना रहा हूं ना, ये पता क्या है, आपको बताने के लिए बता रहा हूं। आपका 8000 रुपए है, ये है आपका 20 की पावर 3, ये है 20 की पावर 3। ये जो ए है ना, ए, ये कुछ नहीं है, ये 20 की पावर 2 है। देखो आप 400। बी जो है ना वो कुछ नहीं है, वो 20 की पावर 1 है। देखो बी। सी कुछ भी नहीं है, इसकी एक और पावर, इसको 20 से और डिवाइड कर दिया, 20 को 20 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो मैंने प्रिंसिपल माना था, इसको 20 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, फिर 20 से डिवाइड कर दिया ये आ गया, और फिर 20 से डिवाइड कर दिया ये आ गया। और ऐसे ही इधर कर रहा हूं, इसको 20 से डिवाइड कर दिया ये, इसको 20 से डिवाइड कर दिया ये, इसको 20 से डिवाइड कर दिया ये। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आप आंख बंद करके इस पूरे ट्री को बना दोगे। आप वैल्यू ही लिखनी है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपने करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब मैं ये देखूंगा क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है। क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस कैसे निकाल लें, साधारण ब्याज आ गया है 1200 और ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इन सभी को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, लेकिन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, और वो अंतर है ये अंतर है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सारे को जोड़ेंगे, उसमें से साधारण ब्याज घटाएंगे तो यही बचेगा बस। अब ये क्या क्या है, 20 + 20 + 20 + 1 61 हो गया है। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा 61। आपको ये नहीं समझ आ रहा तो सारे को जोड़कर इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, और वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा आपका 1261। इनको आपस में डिफरेंस करोगे तो भी 61 आएगा। अब ये 61 आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपने क्या करना है, इस अंतर को इसके बराबर करना है। मैं लिखूंगा 61 यूनिट जो है ना मेरी, वो बराबर है 36 रुपए 6 पैसे के। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ये इससे इसको डिवाइड करेगा तो 0.6 आ जाएगा। भाई डिवाइड करके देख लेना आप, 6 पे टेबल चल रही है, 6 एकम 6 6 6 36, तो 0.6 आ गया है 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट के बाद आप जो रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा।
इसमें से जो आप रखोगे उसी का आंसर आएगा, लेकिन आपने निकालना था मूलधन, और मूलधन मैंने माना था 8,000, तो 8,000 की वैल्यू निकाल देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, 8 6 48, तो ये आएगा 48,000, लेकिन एक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 4800 आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन 4। समझ आ गया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 3 साल का क्वेश्चन, ट्री वाला अच्छा खासा होता है। ये समझ आया तो सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया आप अगर ये सेशन आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हो और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आप इसी डेडिकेशन से मेरी सारी वीडियोस देख लेते हो, पिछले वाली भी, तो आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब एक क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंस वाला ही है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years at 20% per annum when the interest is compounded annually is 400। क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्याज अगर वार्षिक रूप से संयोजित होता है, हर साल जुड़ता है 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 है। इससे आगे बाद में बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, पहले इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है, समय आपका 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है। इसकी फ्रैक्शन बनाई, ये आ गया है 1/5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बटे में 100 किया, 1/5 आ गया। ये पर एनम है, वार्षिक है। और क्वेश्चन में यहां तक ये भी बताया गया है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमारी यूनिट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ट्री बनाएंगे। अब आपको वो याद होना चाहिए। अब वो ऐसे है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। पहले मैंने क्या करना है, मूलधन अपनी तरफ से मानना है, इसकी पावर 2 करके मान लिया। यहां पर ए होगा इसका 1/5, इसका इसके साथ 1/5 गुणा करेंगे तो यहां पर भी 5 आएगा, यहां पर भी 5 आएगा। बी क्या होता है, इसके ऊपर 1/5 लगाऊंगा तो वो आएगा आपका 1। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी अब तक। अब इस यहां पर यह डिफरेंस यही होता है, मैंने बताया भी था आपको। इस डिफरेंस की वैल्यू 400 दे रखी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान है 400। मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, 25 यूनिट का मान निकाल दिया, 25 गुणा में 400, 10,000 आ गया है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द ईयरली इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो पहले ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, अगर वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने लग जाए, द डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट विल बी, तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। भाई क्वेश्चन ऐसे कैसे है, पहले तो हमने अपनी तरफ से मूलधन निकाल लिया। अब उसने ये बोल दिया कि दर जो है ना वो पर एनम तो थी, लेकिन हमने अब की बार ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर लिया, हाफ ईयरली जोड़ रहे हैं हम। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा हाफ ईयर में। मैंने बताया था जिस दर में ब्याज जुड़ रहा है, ईयरली जुड़ रहा है तो ये ईयरली होने चाहिए, हाफ ईयरली जुड़ रहा है दोनों हाफ ईयरली होने चाहिए, और क्वार्टरली का मैंने क्वेश्चन लिया था। तो इसको हाफ ईयरली चेंज करना है। हाफ ईयरली कैसे चेंज करना है, ये दर है मेरी वार्षिक, इसको अर्धवार्षिक बनाना है। अर्धवार्षिक मतलब आधे वर्ष की, ये 1 वर्ष की है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, अर्धवार्षिक दर बन जाएगी आपकी 10% हाफ ईयरली हो गई। अभी मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। रटने के लिए एक बात याद कर सकते हो, इन दोनों की अगर सेम यूनिट बनानी है, दर को जितने से भाग करते हो समय को उतने से ही गुणा कर दो, वो सेम यूनिट बन जाएगी आपकी। मैंने इसको हाफ ईयरली बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया है, तो समय को 2 से गुणा कर दो, 4 हाफ ईयर हो जाएंगे आपके। ठीक है, वैसे आप ऐसे समझ सकते हो 2 वर्ष में कितने हाफ ईयर आएंगे, 1 वर्ष में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 हाफ ईयर है। अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। अब मैंने मूलधन भी निकाल लिया भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं रही। अब मैंने इसकी जगह मूलधन निकाल लिया है और वो है आपका 10,000। अब क्वेश्चन इस तरीके से है कि मूलधन तो है आपका 10,000, समय है आपका 4 हाफ ईयर, रेट है आपका 10% हाफ ईयरली। अब इन दोनों को यूज करके इस क्वेश्चन को निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही निकालना है। देखिए, जहां आपके 4 वर्ष हो जाएं वहां पर आपको ट्री मेथड यूज नहीं करना। उसके पीछे का कारण क्या है, वो क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। 3 तक ठीक है, 4 में यूज नहीं करना। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला याद कराया था। मैं क्या करूंगा,
ये है परसेंटेज मेरे पास एक हाफ ईयर की, मैं इसी परसेंटेज का टोटल परसेंटेज चेंज निकाल लूंगा 4 हाफ ईयरली का। वो कैसे निकाल लेंगे? 4 क्वार्टर का मतलब है ये परसेंटेज 4 बार यूज होगी, ये 10% जो है 4 बार यूज होगी। मुझे इसका इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है या टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका इस फार्मूले से, मैंने अभी आपको बताया भी था। ए लिख लो, बी लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे, इस फार्मूले से हम सिर्फ 2% का निकाल सकते हैं। पहले मैंने ये 2% ली और इनकी एक इफेक्टिव परसेंटेज निकाल ली। यहां पर भी 10 रखा, यहां पर भी 10 रखा, रख देता हूं एक बार। 10 + 10 प्लस में 10 × 10 और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया है 1। 10 और 10 20 और 1 21। 2 हाफ ईयरली की इफेक्टिव परसेंटेज आ गई है 21%। अब मुझे पता है अगले 2 का भी इतना ही आएगा, मैं इसी फार्मूले से अगर दोबारा यूज करूंगा तो दोबारा फिर यही आएगा 21%। इन 2% का इफेक्टिव परसेंटेज आया 21%, इन दोनों का भी आया 21%। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं एक बार, भाई एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, बढ़ाना तो हमने 1% है, इसी फार्मूले से इनको जोड़ दिया। ये फार्मूला यहां लगा दिया, 21 + 21 42, 21 × 21 441 और 100 के नाम की 2 के बाद डेसिमल, इनको जोड़ा तो 46.41% आ गया। इन चारों का इफेक्टिव परसेंटेज आ गया है 46.41। क्या ये बात आपको समझ आई? 2 को जोड़ा 21%, 2 को जोड़ा 21%, दोनों को जोड़ा 46.41%। आपका इफेक्टिव परसेंटेज आ गया है टोटल। या तो आप चक्रवर्ती ब्याज लगा के ट्री बनाओ, टोटल परसेंटेज इतना आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये टोटल आ गया है, ये इसका निकाल दो, आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं पी का मूलधन का 46.41% निकाल दूं तो आपका 4 हाफ ईयर का चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज निकालना है? मैंने चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकालना, मैंने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। अंतर हम कैसे निकाल लेंगे? दर का ही अंतर करेंगे बस हम। जगह है भाई, वहां जगह नहीं है, यहां लिखता हूं। चक्रवर्ती ब्याज की टोटल परसेंटेज आ गई है मेरी 46.41%। मैं साधारण ब्याज की निकालता हूं। देखो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज की दर डायरेक्टली जुड़ जाती है। अगर पहले हाफ ईयर की 10 है, अगले की भी 10 है, उससे अगले की भी 10 है, उससे अगले की भी 10 है, ये सारी जुड़ जाएंगी तो वो आएगा 40%। साधारण ब्याज निकालना होता तो हम डायरेक्टली जोड़ लेते, सक्सेसिवली इंक्रीज तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको इस फार्मूले से जोड़ना पड़ा। तो यहां से अगर मैं इनका परसेंटेज में डिफरेंस निकाल रहा हूं ना, तो वो डिफरेंस आ रहा है मेरा 6.41%। तो बस कुछ नहीं है, जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आएगा ना, वो इसका इतना ही परसेंट आएगा। बस यही आपका आंसर है, निकाल दो। मैं थोड़ा सा इधर होता हूं, दिख रहा है ना आपको? हाँ, मैं 10,000 का 6.41% निकालने के लिए डिवाइड में 100 कर दिया, डेसिमल हटाने के लिए भी 100 कर दिया। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई हैं, आपका डिफरेंस 641 रुपये ही आ गया है। आपका ऑप्शन है पहला। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, शायद अब ये टाइम भी टिपिकली क्वेश्चन का था। इजी सारे क्वेश्चन के सारे टाइप करा चुका हूँ। मेरा मोटिव है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसलिए एक 4 वर्षों का जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने आपको हल कराया है। समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ ₹6,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड इन एनुअली, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3 and 2 years विल बी। देखिए पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते थे, अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट का ही 2 साल का और 3 साल का जो ब्याज आता है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। यहां से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यहां साधारण ब्याज का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उनका डिफरेंस बताना है। ऐसे में आपने क्या करना है, जो इसमें ज्यादा वर्ष दे रखे हैं ना, उनको ईयर्स मान के पहले आप अपना ट्री बना के क्वेश्चन हल कर लो। देखो क्वेश्चन में आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपए, एक आपको टाइम दे रखा है, मैंने बताया था जो ज्यादा वर्ष है वो मान लो, और वो है 3 वर्ष। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%।
तो इसको यहां तक मान के क्वेश्चन को हल करो, भूल जाओ आपने क्या निकालना है। यहां से ट्री बनाते हैं। पहले सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, वो है आपकी 1/20। ब्याज आपका ईयरली कंपाउंड होता है, ये भी ईयर में है, ये भी ईयर में है, यूनिट आपकी ठीक है। तो सबसे पहले आपने अब की बार प्रिंसिपल मानने या रहने दें। देखिए ये 6000 एक ऐसा अमाउंट है, प्रिंसिपल मानने की जरूरत ही नहीं है, कहीं फ्रैक्शन आपकी क्रिएट भी नहीं होगी। और मानने क्यों, जब हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अब की बार प्रिंसिपल 6000 ही रखेंगे। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3 ब्रांचेज बनानी होती हैं, वो 3 ब्रांचेज मैंने बना दी। दर की फ्रैक्शन लिख दी यहाँ पर 1/20, 1/20, 1/20। अब सबसे पहले आता है आपका ए, फिर आता है आपका बी, फिर आता है आपका सी। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है मूलधन के ऊपर ब्याज, और मूलधन के ऊपर किस दर से ब्याज लगेगा, 1/20 से। 1/20 इसके साथ गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 600 को 2 से भाग करेंगे, 300 आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 300। बी क्या होता है, बी होता है ए के ऊपर ब्याज, और किस दर से लगेगा, इस 1/20 से ही। 1/20 को इसके साथ गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 30 को 2 से भाग करेंगे, ये आ गया है 15। देखा आपने कितना टाइम लग रहा है इसमें, इतना ही टाइम लगता है इसमें। अब सी क्या है आपका, सी ब्याज है जो बी पर लग रहा है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे 1/20 से। एक बार इसको गुणा करके दिखाता हूं आपको। 15 को गुणा किया 1/20 से, तो क्या आएगा ये, 5 3 15, 5 4 20, 3/4 आ गया है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.75। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर 0.75। अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ मानना नहीं है। अब की बार ये क्वेश्चन में ही ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी, तो आप ध्यान रखें, ये जो निकल के आया है ना, ये ओरिजिनल आंसर ही है। अब की बार हमने कंपैरिजन नहीं करना। ये है आपका पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये है आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये है आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्वेश्चन में निकालना था कि 3 वर्ष के और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। तो 3 वर्ष का ब्याज है ये टोटल, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। 3 वर्ष का ब्याज है ये पूरा, और 2 वर्ष का ब्याज है यहां तक ये 2 वर्षों का ब्याज है, ये टोटल 3 वर्षों का। तो डिफरेंस तो यही रहेगा, तो ये आपका डिफरेंस है, बस इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ गया है। 15 और 15 30, 30 प्लस 30, 30 प्लस 300, 330 प्लस 75 पॉइंट, तो ये हो गया है 330.75। ये आपका आंसर है। क्या ये बात आपको समझ आई? टोटल 3 वर्ष का ब्याज था, उसमें से 2 वर्ष का घटा दिया, ये डिफरेंस है आपका, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years आर इन रेशियो ऑफ 23:7 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करूं, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करूं, तो 23:7 आता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपको दर निकालनी है। सबसे पहले 2 वर्ष का और 3 वर्ष का हम ट्री बनाते हैं। भाई मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके दोनों बराबर है, तो 2 वर्ष का ट्री होता है आपका ये, और 3 वर्ष का ट्री होता है आपका ये। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं भाई, ये। अब जो आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, आपको पता है। ये साधारण ब्याज है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये मेरा डिफरेंस है ये वाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी प्लस बी प्लस बी, 3b और प्लस में सी। क्या ये बात आपको समझ आ गई? यहां से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला, जो कि ये है, इनको जोड़ लिया। इधर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर मैं अंतर निकालता हूं, तो आपको पता है सिर्फ यही आएगा। इनका रेशियो क्वेश्चन में 23:7 दे रखा है, मैं इसको रेशियो में लिखता हूं। मैंने इसको ऊपर लिखा 3b प्लस में सी बटे में बी, इनका रेशियो 23:7 है। तो यहां से बस आप कंपैरिजन कीजिए और वैल्यू निकालिए। बी की वैल्यू है मेरी 7, तो आपने सी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू 7 है, वो मैंने यहां रखी, 7 दिया 21, तो सी कितना होना चाहिए, यहाँ 23 है। अगर इसकी वैल्यू 21 है तो इसकी 2 रही होगी, तभी 23 आया है, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 2।
अब आपको निकालनी है दर। अब आप एक मेरी बात याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है ए पर ब्याज लगता है बी, और बी पर ब्याज लगता है सी। जो ये 2 रुपए ब्याज लगा हुआ है ना, ये 7 पे लगा हुआ है, क्योंकि सी ब्याज लगता है बी पर। तो दर कैसे निकाल लेंगी? 2 ब्याज लगा हुआ है कितने पर? 7 पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 200 बटे में 60% पर एन। बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन था, सिर्फ ट्री बनाने से हल हो गया आपका। आपका आंसर है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज 1250 इज डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर एंड 73 days एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली द डिफरेंस सी आई एंड एस आई। ये निकालना है आपको। अब की बार ये क्वेश्चन मैंने एक इसलिए ले लिया है कि जो आपका दिन है वो भी दे रखी है इस क्वेश्चन में। बस आप जो दिया हुआ है पहले वो लिखिए। प्रिंसिपल है आपका 1250, उसके बाद आपका टाइम है 2 ईयर 73 days, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% पर एन। सबसे पहले एक बात ध्यान दें, ये दोनों एक यूनिट में होने चाहिए। ये जो 73 डेज है ना, इसको भी आपने ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दर भी आपकी ईयर्स में है और जो आपका ब्याज है वो भी ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो मैं इसको वर्ष में कैसे बनाऊंगा? एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? 73 बटे में 365 कर दूंगा, ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/5। 73 पंजे 365 होता है। इसका मतलब इसकी जगह आ गया है मेरा 1/5, तो मैं इसको बोल सकता हूं दर है मेरी 2 वर्ष और 1/5 वर्ष। अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में बेहतर समझा पाऊं। जब 2 वर्ष से कुछ भी थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आप उसको 3 वर्ष मान के हल कर लो। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन में 3 वर्ष दे रखे हैं और मैंने ये क्वेश्चन हल करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, वो आ जाएगी 1/5। अब मैंने क्या किया, अब की बार इस मूलधन को लेके भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और आप चाहो तो अपनी तरफ से मूलधन मान सकते हो, लेकिन जब मूलधन दे रखा है तो हम नहीं मानेंगे। मैंने मूलधन रखा 1250 और 3 वर्ष के लिए 3 ब्रांचेज लगाई। पहले वर्ष के लिए अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन 2 वर्षों के लिए दर मैं कैसे लिखूं? इस 2 वर्ष के लिए दर 1/5 1/5, लेकिन ये वर्ष पूरा नहीं है, इसकी दर कितनी होगी? कैसे लिखूं मैं इसको? ऐसे लिखते हैं, पूरे वर्ष की दर कितनी है आपकी? 20% है ना। अब अगला वर्ष का कितना भाग है? 1/5 भाग है ना, तो दर का भी 1/5 भाग कर देंगे, तो ये आ गया आपका 5%, और इसको हम बोलते हैं 1/20। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1/20। क्या ये बात आपको समझ आई? मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 2 वर्षों के लिए तो दर यही रहेगी जो मैंने 20% को रखा है, लेकिन जो आपका ये 1/5 है ना, ये वर्ष पूरा नहीं है, वर्ष का 5वां भाग है। तो हम इस बार दर का भी 5वां भाग लेंगे। कैसे लेंगे? दर थी आपकी टोटल 20%, मैंने क्या किया, इसको गुणा किया 1/5 से, इसको 1/5 से गुणा किया, सॉरी ये 4% आ गया है भाई, 5 का 20, 4% आ गया है, और 4% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो आएगा आपका 1/25। तो यहाँ पर आपका 1/25 रहेगा। बस यही इसमें अलग बात है, बाकी कुछ नहीं है, बस आप अपना क्वेश्चन हल कर लो। अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका 1/5। अब की बार जब ए निकाल लेंगे, यहाँ पर दर रहेगी 1/5, इसका 1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 0, 250 आ गया। यहाँ पर भी 1/5 है तो 250 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1/25 है तो 25 से भाग करेंगे इसको, यहाँ पर आएगा आपका 50। भाई इसके ऊपर जो दर है उसी के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर बी आने वाला है, वो इसके ऊपर लगेगा, किस दर से? इस दर से। यहाँ पर इस दर से ब्याज लगता है, वो है 1/5, इसको इसके साथ गुणा किया तो आ गया है 50। अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पर जितने ब्याज है सभी पर ब्याज लगेगा इस दर से, इसके ऊपर लगाया, 250 को 1/25 से गुणा किया, 10 आ गया है, इसको इसके साथ गुणा किया, 10 आ गया है, इसको इसके साथ गुणा किया, 2 आ गया है। ये आपका पूरा ट्री कंप्लीट हो गया है। यहां पर जितनी भी दर लगी है 1/25 से लगी है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और वो होता है आपका ये, बस इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ गया है 50, 60, 70 और 2, 72 आपका आंसर आ गया है। आपका ऑप्शन है पहला।
भाई आपके जितने क्वेश्चन थे मैंने पूरी डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन देख लेना, इससे बाहर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप 2 बार देख ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा औसत, हम औसत सीखेंगे। बाकी जितने भी टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।